खबर आ रही है कर्नाटक में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जीत गए हैं। ऐसा माना भी जा रहा था। आपको बता दें वहां पर 45 वोट चाहिए एक उम्मीदवार की जीत के लिए और वहां पर 135 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे। और उस नजरिए से अगर आप देखें तो सेफ सीट है। उनमें से एक अजय माकन भी है। तो वहां पर 3 नासिर हुसैन साहब जीत गए हैं जो कि पहले भी राज्यसभा के वहां पर सांसद रहे हैं। तो अजय माकन, नासिर हुसैन की जीत हुई है। 3 कैंडिडेट्स जो फील्ड किए थे ना, जीसी चंद्रशेखर तीसरे कैंडिडेट, तीनों जीत गए। नासिर हुसैन, अजय माकन, जीसी चंद्रशेखर, तीनों कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के जीत गए हैं। अब सस्पेंस तो चौथे वाले पर है क्योंकि 66 बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब उसमें भी ज्यादा सस्पेंस नहीं है। 19 विधायकों वाले जेडीएस ने भी एक उम्मीदवार फील्ड कर दिया था, लेकिन 3 यहां पर जीत गए हैं। तीन यहां पर मामला क्लीन है ऑलमोस्ट, क्योंकि अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर 3 कैंडिडेट्स फील्ड किए थे कांग्रेस पार्टी ने। उनके 135 विधायक हैं। 45 यहां पर चाहिए एक जीत के लिए, 45 विधायक। और बीजेपी के नारायण बंदिगे भी जीत गए हैं। तो यहां पर मामला क्लियर है। 3 सांसद बनने थे राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी के, वो तीनों जीत गए हैं। उनमें से एक अजय माकन है, एक जीसी चंद्रशेखर है, एक नासिर हुसैन साहब, तीनों वहां पर जीत गए हैं। वहीं बीजेपी के भी उम्मीदवार जीत गए हैं। मामला तो फंसा हुआ है हिमाचल प्रदेश में। को यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की आशंका थी, इसलिए 45 वोट की बजाय उन्होंने 48 वोट जो है सेफ रखे थे वहाँ पर। हाँ। एक वोट जो गया है तो इसीलिए, क्योंकि वो ज्यादा अजय जी बता सकते हैं, लेकिन 45 के बजाय 48 वोट उन्होंने रखे अपने पास। नारायण बंदिगे जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो भी राज्यसभा में। यहाँ पर असल खेल लेकिन हिमाचल प्रदेश का है। वहां के नतीजों का इंतजार होगा। तो कर्नाटक के नतीजे आ गए हैं, वहां पर तस्वीर साफ है। 3 जो सांसद थे राज्यसभा के वो जीत गए हैं कांग्रेस पार्टी के। वहां पर आपको पता होगा कांग्रेस ने बहुत बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। उनके कुल 135 विधायक थे और 66 विधायक बीजेपी के, 19 थे जेडीएस के। लेकिन इस बीच एक सांसद जो है राज्यसभा का बीजेपी का भी जीत गया है। लेकिन नजर अब है उत्तर प्रदेश की, जहां 10 सीटों के नतीजे आने हैं। 3 उम्मीदवारों को लेकर वहां पर शिकायत है, जिसकी वजह से अभी रुकी हुई है गिनती। लेकिन हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट अब किसी भी वक्त आ सकता है। और हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंघवी, आपने देखा होगा, उनके वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, बड़े केस पार्टी को खुलकर डिफेंड करते हैं और वो राज्यसभा सांसद भी रहे हुए हैं। उनकी उम्मीदवारी थी वर्सेस हर्ष महाजन, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे पहले, लेकिन अब बीजेपी में वो आ गए हैं और अब वो कैंडिडेट बन के उतरे हैं। यहीं पर क्रॉस वोटिंग की खबर है। यहीं पर क्रॉस वोटिंग की खबर है। 40 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। यहां पर आपको चाहिए 35 विधायकों का वोट अगर आपको जीत चाहिए एक राज्यसभा सांसद की। दूसरी तरफ 25 विधायक वाले बीजेपी अगर क्रॉस वोटिंग की वजह से हर्ष महाजन को जिता लेते हैं तो बीजेपी कह रही है कि आपकी सरकार तो अल्पमत में है, आपके पास तो रिक्विजिट विधायक ही नहीं है। बहरहाल वो बात की बात है। अजय माकन की फिलहाल वहां पर राज्यसभा सांसद के तौर पर कर्नाटक में जीत हुई है और ये खबर हम आपको बता रहे हैं। नासिर हुसैन की भी जीत हुई है, जीसी चंद्रशेखर की भी जीत हुई है, वहीं बीजेपी के भी सांसद की जीत हो गई है। कुछ ही देर में हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आने वाला है और वहीं से पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आप पहले अजय आलोक जी, आप अपनी बात 2 लाइन में पूरी कीजिए, उसके बाद अनुराग जी के पास फौरन जाऊंगी। मैं बस 2 ही बात कह रहा हूं कि देखिए, मोदी जी जब चुनाव बनारस में 2014 में लड़ने आए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि यूपी में 2014 के पहले हम सिर्फ 10 सीट पे थे। वो नेतृत्व को चैलेंज लेने की हिम्मत थी और उसी के कारण, उस हिम्मत के कारण 2014 में हम 72 सीट हुए। नेतृत्व क्षमता ये होती है कि जहां हारी हुई जगह पे जाके अपना करिश्मा दिखाएं। वो मोदी जी हमेशा करते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी करते आई है। मुझे कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को रिसरेक्शन कैसे हो, हम तो चाहेंगे कि और डूब जाए, 30 से भी नीचे जाए। और हाँ, एक बात मैं कहूंगा, एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि जय बीजेपी, तय बीजेपी और लय में बीजेपी और पूरा बीजेपी मय हो चुका है। अपनी चिंता कीजिए साहब। जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। वो देखिए तय बीजेपी से लय बीजेपी और बीजेपी में देश कर गए हैं। अरे बीजेपी तो डायलॉग पे ही जिंदा है, जनता की बात कहाँ करती है। सवाल है कि जिन कविता सुना दीजिए, जो विधायक कह रहे हैं, रोज एक कविता आप सुनाते ही लिख के लाते हैं। सुनिए, जो टूट के गए विधायक, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं जो विधायक, वैसे भी कम समय मिलता है तो अपनी बात तो कह लें। मैं कह रहा हूं जो विधायक टूट के गए हैं, उन विधायकों की अंतरात्मा को तो ये बोलना चाहिए ना कि उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि जनता की जिस वोट से चुन के गए थे वो वोट तो अब उसके लायक वो बचे नहीं। क्योंकि एक अंतरात्मा की इन्होंने एक दारा सिंह चौहान थे,
समाजवादी पार्टी से जीते थे, वो उनकी अंतरात्मा बोली थी कि नहीं नहीं हमें बीजेपी के साथ जाना है। उसके बाद वो चुनाव में गए, घोसी में उपचुनाव में डबल इंजन की सरकार थी और घोसी में जाके घुस गए। वहां पे वो 45,000 वोट से हारे थे, समाजवादी जीती थी। मैं इन 7 विधायकों से भी कहूंगा ये भी इस्तीफा दे दें, कल चुनाव करवा लें तो पता चल जाएगा कि इनकी वहां पे हैसियत है क्या। भाई आप पार्टी के सिंबल से जीत के आए हो, पार्टी के वोट से जीत के आए हो। अगर इतनी ताकत आपके अंदर है तो आप निर्दलीय जीत के दिखाते ना। तब तो आप कह रहे थे नहीं 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 हमें तो सिंबल चाहिए, सिंबल से जीते, और आज आपकी अंतरात्मा बिक गई। ये तो सीधी सी बात है, बिक रही ना अंतरात्मा। इसके मतलब आपकी अंतरात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, आप बेसिकली बिकाऊ हो, सेलेबल हो। आपने एक टैग लगा रखा है कि मेरी ये टैग है, मुझे खरीद लीजिए। तो हमें अनुराग जी अपने ही विधायकों को आज तक के जरिए इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं। अगर पहले आप लोगों ने बैठक कर ली होती, अच्छी बात है। सुनिए ना, सुनिए अनुराग जी, सवाल तो सुन लीजिए। बारे में कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने जनता को धोखा दिया है, जिन जनता ने सही चुना कहा था है, उनको, उनके साथ अन्याय किया है, उनको धोखा दिया है। लोकतंत्र में अगर कोई बिकने को तैयार हो, मंडी में बैठा हो, तो उस पर प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है अनुराग जी अगला सवाल सुन लीजिए। अनुराग जी हम चुनेंगे, वो सदन में आवाज उठाएंगे और अनुराग जी सवाल सुन लीजिए। बेच देंगे तो कैसे काम चलेगा? अनुराग जी सुनिए ना, लेकिन आप जो ये सुझाव दे रहे हैं रिजाइन करने वाला, वो अब आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं कांग्रेस वाले। अगर वहां पर सबने रिजाइन कर दिया तो फिर तो सरकार के लिए मुश्किल की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि अगर 9 या 10 जो कि अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं, अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो वाकई अल्पमत में आ जाएगी कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार। तो नहीं तो आरएलडी को भी रिजाइन कर देना चाहिए ना। आरएलडी जो जीती थी वो तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जीती थी ना। उनके विधायक जो जीते थे समाजवादी के, वहां पे ऐसे 5-6 विधायक ऐसे थे जो समाजवादी ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम सिंबल आपको दे देते हैं, आपको सिंबल चाहिए, उस सिंबल से वो जीते थे। तो उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए ना, क्योंकि आप तो समाजवादी के वोट से जीत के आए थे ना। तो आज आप अपने हिसाब से बदल गए। इसके मतलब आप जनता के साथ धोखा कर रहे हो, जनता के साथ अन्याय कर रहे हो। वो जनता जो जनता दलित पिछड़ी जो समाज के अंदर में है, वो सोच रही थी कि इनका वोट, हम इनको वोट देंगे, ये जाके विधानसभा मेरी आवाज उठाएंगे, और वहां आवाज आपकी अंतरात्मा गायब हो गई। अंतरात्मा आपकी सत्ता में चकाचौंध हो गई, सत्ता के लालच में पड़ गई, सत्ता के लालच और पता नहीं कौन कौन सा कमेंट यहाँ से लेते हैं, उसके बाद अनुपम जी आ रहे हैं। ये क्या बता रहा है? ये अगर 2024 का ट्रेलर है आशुतोष जी, तो ये भी दिखा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी तक न तय कर पा रही हैं, न लय में आ पा रही हैं। नहीं, ये ट्रेलर अभी से थोड़ी शुरू हुई है, तो ट्रेलर बहुत दिनों से चल रहा है। और इसीलिए मैं बार बार कहता ना, विपक्षी पार्टियों को अब तो सतर्क हो जाना चाहिए कि ये जो ट्रेलर है, ये ट्रेलर 2024 के लिए ट्रेलर नहीं है। ये ट्रेलर इस बात को लेकर ये है कि जिनके पास सत्ता है वो एन केन प्रकार सत्ता में रहना चाहते हैं, और उसके लिए जहां कहीं भी सत्ता का स्पेस मिलेगा वहां हम जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें हिमाचल में क्या बात है, हिमाचल में तो कांग्रेस सत्ता में है, तो वो विधायक सत्ताधारी पार्टी के साथ क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं? और अगर हमारा रिपोर्टर ऑन ग्राउंड बता रहा है कि वो वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हुए हैं, विक्रमादित्य सिंह के करीबी है उनके बेटे के, तो फिर इसमें किसका दोष है? देखिए अंजना जी, एक चीज समझ लीजिए, आज की तारीख में मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं, चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो। आप देखिए जिस तरीके से हेमंत सोरेन के साथ हुआ, या जिस तरीके से, तो आज की तारीख में एक समय था जब माना जाता था कि मुख्यमंत्री जो बहुत पावरफुल चीज होती, लेकिन आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से पावर पे है, उसमें किसी भी मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं, कभी भी कोई भी किसी भी वक्त किसी भी समय गिरफ्तार हो सकता। तो इसलिए सत्ता में है नहीं है वो एक अलग तरीके का सवाल। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर आप मुख्यमंत्री थे, अगर आपकी पार्टी का मान आपको है, तो आपको इन सब चीजों को का आकलन करना चाहिए, उसके हिसाब से अपना चक्रव्यूह रचना चाहिए। अगर आप नहीं रच पाएंगे, अगर आप विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं चल पाएंगे, तो वो तो वल्नरेबल है ही। अगर वल्नरेबल है तो वो जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो अक्सर लोग ये कह रहे हैं राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बावजूद भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। और ये चॉइस दिया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि आप दिखाकर अपनी पार्टी को, अगर आपको लगता है कि कोई सदस्य ज्यादा बेहतर है राज्यसभा में बैठने के, तो आप उसके लिए वोट कर सकते हैं। लेकिन जब अनुराग भदौरिया ये कहते हैं कि आपको रिजाइन करना चाहिए त्रिवेदी जी, तब तो मामला कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश में ये हुआ तो सरकार मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, और वो भले ही तकलीफ में हो, लेकिन बात सच कर रहे हैं कि किस तरह से आजकल क्रॉस वोटिंग हो रही है। तकलीफ में बोल रहे हैं ना कि उनके एमएलए इस विजुअल को खाली आज एनालाइज करना चाहिए। इसी विजुअल से साफ समझ में आ रहा कि ये कोई दबाव की बात नहीं है। डेप्यूटी सीएम के साथ सारे समाजवादी पार्टी के विधायक। और आज अब जो है ना, विपक्ष के लिए एक्सक्यूज का वक्त नहीं है, ये इंट्रोस्पेक्ट का वक्त है। और 2024 का ट्रेलर कह लें, 2024 की तस्वीर कह लें, यदि आज भी आप नहीं जाग रहे तो बहुत कुछ होना है।
लोकसभा के चुनाव जब होंगे, बहुत सारे आप देख ही रहे हैं कि कुछ एमपी जो है जाकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कुछ एमएलए वहां पर जा रहे हैं। अभी तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी यदि मनोज पांडे रायबरेली से चुनाव लड़ रहे होंगे। ऊंचाहार से वो एमएलए हैं बड़े मजबूत। जहां माना जा रहा है कि मनोज पांडे और वहां पर रायबरेली सीट जो कैंडिडेट है, हो सकता है। रायबरेली सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही सहयोग से ही कांग्रेस जीतती रही है, खुद समाजवादी पार्टी ऐसा कहती रही है। तो मुश्किल होगी। तो आज अब भी जग जाए, कहते हैं ना जब जगो तब सवेरा है।